नमस्कार अभिनव राजस्थान। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद, ये तीन नारे हम लोग लगाया करते हैं। और ये जो तीसरा नारा है जय हिंद, इसको सबसे अधिक काम में लेती है पुलिस। तो आज अभिनव राजस्थान में पुलिस असली वाला जय हिंद कैसे करेगी, उस पर हम लोग खुलकर बात करेंगे। आप लोगों को एक बात क्लियर हो जाए कि अभिनव राजस्थान पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जो राजस्थान के चुनाव में नीतिगत मुद्दों पर विस्तार से बात कर रही है। चुनाव में इस तरह के मुद्दे हुआ नहीं करते हैं। राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप, झूठे वादे, झांसे, इसमें ज्यादा समय लगाती है। हम लोग क्योंकि एक लोकनीतिक पार्टी है, हम लोकनीति की बात करते हैं, इसलिए अभिनव राजस्थान में हमारी नीतियां क्या होंगी, हमारा तंत्र कैसे काम करेगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। इसलिए आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे कि अभिनव राजस्थान में पुलिस कैसे काम करेगी, पुलिस का तंत्र कैसे होगा। तो हम ही करेंगे, और कोई पार्टी ये बातें करने को आने वाली नहीं है। ना खेती की नीति पर, ना शिक्षा की नीति पर, ना रोजगार की नीति पर, ये बातें हम ही करेंगे। और क्योंकि हमें राजस्थान में लोक नीति स्थापित करनी है और ये चुनावों का अच्छा मौका है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं। राजस्थान में पुलिस कैसी होती होगी, इसके लिए हमें पहले पुलिस के इतिहास पे जाना चाहिए। आप में से कई लोगों को मालूम होगा कि ये जो पुलिस अभी काम करती है, जिस एक्ट के तहत काम करती है, ये एक्ट अंग्रेजों ने बनाया था 1861 में। 1857 में भारत में बड़ा विद्रोह हुआ था, आप सबको मालूम है। 1857 का विद्रोह कईयों ने पढ़ा होगा। वो जब विद्रोह हो गया था, उसके बाद में यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने यहाँ का शासन सीधा अपने हाथ में ले लिया था। तो उन्होंने कहा पुलिस कैसी होनी चाहिए शासन को चलाने के लिए। तो 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम बना और एक पुलिस की रचना की गई। क्या क्या पोस्ट होगी, कैसे कैसे काम करेंगे, और उसके साथ साथ उन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी भी तैयार कर दी। पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन करेगी और किस अपराध की क्या सजा मिलेगी, ये सारा उन्होंने उस समय तैयार कर दिया है। उनका लक्ष्य क्या था? उनका लक्ष्य स्पष्ट था कि भारत में अंग्रेजों का राज बुलंद रहे। इस लक्ष्य के लिए भारत की पुलिस को काम करना था। यानी कोई भी व्यक्ति इस राज के खिलाफ आंख उठाए तो उसे दबाना था। ये उनका लक्ष्य था और लंबे समय तक यहां पर उनका राज चले, इसकी व्यवस्था पुलिस को करनी थी। और पुलिस इसी भाव से काम करती रही। भारत में जब भी स्वतंत्रता की आवाज आई, हम लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, तो पुलिस उस आवाज को दबाती रही। लगभग 150 साल हो गए इस बात को। इस बीच देश आजाद भी हो गया, पता ही नहीं लगा 1947 कब आ गया। लेकिन पुलिस नहीं बदली। 150 साल में जैसी पुलिस रहनी थी पहले, वैसी की वैसी पुलिस अभी भी रही, कोई बदलाव नहीं है। 1947 में पता नहीं, हम तो उस समय पैदा नहीं हुए थे। उन लोगों ने सोचा भी होगा कि पुलिस कैसी हो, इसमें क्या सुधार किए जाए, बातें हुई भी होंगी, लेकिन कुछ खास हुआ नहीं। और पुलिस वैसे ही काम करती रही जैसे पहले काम करती थी। वही पद, वही हवलदार, वही सदर का थाना और वही हुक्म हुक्म, वो सारी बातें पुलिस में कमोबेश जारी रही। 1995 में आते आते एक बड़ी पहल की गई। और ये पहल की गई, पहले तो मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं कि 1947 के बाद में कोई कोशिश नहीं की पुलिस में सुधार की। क्यों नहीं की? उसके पीछे कारण था कि अंग्रेजों की जगह हमारे राजनेताओं ने कुर्सियों पर कब्जा कर लिया। और राजनेता ये चाहते थे कि इस राज का सबसे बड़ा जो तंत्र है, जिससे लोगों में खौफ रहता है, वो पुलिस। पुलिस हमारे हाथ में रहनी चाहिए और पुलिस हमारे कहने से काम करनी चाहिए। और इसी के लिए लगभग वो राजनेता बनते रहे। तो पुलिस को उनके कंट्रोल में रखना था और पुलिस के माध्यम से उनको लोगों को डराना था। इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई सुधार नहीं किया। उन्होंने कहा जैसी पुलिस है वैसी ठीक है, जनता इससे डरती रहे। जनता और इसके बीच में दूरी रहेगी तो पुलिस
और जनता के बीच में हम खेलेंगे, फिर हमारा फोन चलेगा कि थाने में फोन करूं या ना करूं। तो राजनेताओं ने सोचा कि पुलिस में कोई सुधार नहीं करना, पुलिस जैसी है बहुत अच्छी है, बस अब एक कोशिश की जाए, इस राज पे कब्जा किया जाए, चुनाव के माध्यम से इस राज पे कब्जा किया जाए, कब्जा हो जाएगा, पुलिस हमारे अंडर में काम करेगी, हम चाहेंगे वैसे करेगी। तो उन्होंने सुधार का कोई नाम नहीं लिया और जनता अपने लिए राजा चुनती आई है, तब से अभी तक जारी है, 2018 तक भी यही जारी है कि अपने लिए राजा चुनती है और वो राजाओं की तरह ही व्यवहार करते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। तो उनको पुलिस चाहिए आदमी, पुलिस के बिना रोक पड़ेगा नहीं। अगर पुलिस नहीं रहेगी तो आप किसी मंत्री से सवाल पूछ लेंगे, पुलिस रहेगी तो सवाल नहीं पूछ पाओगे, फिट कर देंगे आप। मुख्यमंत्री से कोई सवाल पूछोगे फिट कर देंगे, काले कपड़े लेकर जाओगे तो फिट कर देंगे, कुछ भी करोगे, अभिव्यक्ति कैसी भी करोगे तो आपको फिट करने का सामान उनके पास है और वो पुलिस के माध्यम से। तो उन्होंने पुलिस को अपने पास रखा, कोई सुधार नहीं होने दिया। लेकिन 1995 में पुलिस के ही कुछ आला अधिकारियों ने, जिनमें दो नाम मुझे ठीक से याद है, प्रकाश सिंह जी डीजी रह चुके हैं, रेबेरियो साहब डीजी रह चुके हैं, और उनके कुछ और साथी, इन लोगों ने मिलकर कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में गए तो इन्होंने कहा साहब पुलिस भी ठीक से काम नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं कि पुलिस को राजनेताओं की गुलामी में मजा आ रहा है, वो भी काम ठीक से नहीं कर पा रही। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस में कुछ सुधार हो, बट 1861 के नियम की जगह नया नियम लागू किया जाए। तो केंद्र की सरकार तो बार बार इस बात को टालती रही कि पुलिस तो राज्यों का विषय, हमारा विषय नहीं है, ये हमारा विषय ही नहीं है, ये राज्यों का विषय है, वो इसमें सुधार करें। जब उनको जरूरत होती है तो राज्यों के विषय में दखल दे देते, लेकिन पुलिस वाला चेंज वो भी नहीं चाहते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 1995 में निर्देश दिया कि आप अपने अपने यहाँ पर नया पुलिस अधिनियम बनाइए। उस अधिनियम में दो बातें रखिए, एक बात तो ये रखिए कि पुलिस राजनेताओं के प्रभाव में काम नहीं करेगी, और दूसरा, पुलिस जनता के प्रति सीधी जवाबदेह होगी, ताकि पुलिस ठीक से काम कर सके, न्याय में मदद कर सके और लोगों में उसका खौफ कम हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो राजस्थान की विधानसभा ने भी पारित किया। लेकिन सोचो आप, 1995 में आदेश दिया और राजस्थान की विधानसभा ने 2007 में अधिनियम पास किया। बार बार रिमाइंडर करते, कभी कोर्ट में जाते, कभी कहते कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, नहीं करेंगे, कौन करना चाहता। 2007 में राजस्थान की विधानसभा ने अधिनियम पारित किया। अधिनियम भी ऐसा बनाया ताकि 1861 में उसमें कोई फर्क नजर नहीं आए। कुछ लोग फिर गए सुप्रीम कोर्ट में, साहब इन्होंने तो बिल्कुल वो की वो बातें गोलमोल करके डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट की फिर डांट पड़ी, फिर उन्होंने सारा कुछ ढांचा ठीक से करने की कोशिश की। 2010 में जाके नियम बने। जब भी कोई अधिनियम बनता तो उसके नियम बनते। 2010 में जाके पुलिस के नियम बने राजस्थान। लेकिन नियम बन गए तो भी क्या, उसको लागू करना तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, मुख्यमंत्री के हाथ में है। लागू नहीं किया, बिल्कुल भी टॉप से लेकर नीचे तक किसी भी प्रावधान को लागू नहीं किया गया। यानी राजस्थान की विधानसभा ने जिस अधिनियम को पारित किया है वो आज तक 2018 तक भी लागू नहीं हुआ। और मुझे अचरज तब होता है जब बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझे जाने वाले लोग और पत्रकार भी इस अधिनियम की एबीसीडी नहीं जानते। उनको पता ही नहीं है कि राजस्थान में एक अधिनियम पास हो चुका है और उसके मुताबिक पुलिस को काम करना चाहिए। उनको नहीं पता, उनको बाकी सारी पता है, राहुल गांधी के बारे में पता है, नरेंद्र मोदी के बारे में पता है, सबके बारे में पता है, लेकिन उनको राजस्थान पुलिस अधिनियम के बारे में नहीं पता है कि एक ऐसा अधिनियम बन गया है जिसके माध्यम से अब पुलिस को काम करना है राजस्थान में, और पुलिस और जनता को नजदीक होना है। हम लोगों ने, यानी जब हम अभियान में काम कर रहे थे, अभिनव राजस्थान अभियान में, हम लोगों ने इसकी पूरी छानबीन की। हमने पता किया वो गए कहाँ कागज, तो मालूम चला कि सारे कागज दबाए हुए हैं और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों राजी थे। उसको दबाने में पक्ष और विपक्ष दोनों राजी थे। किसी ने बात ही नहीं की कि राजस्थान पुलिस अधिनियम को लागू करना। जब हमने पूछा कि इस प्रावधान में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी राजस्थान पुलिस कमीशन, वो क्यों नहीं बना, राजस्थान पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड क्यों नहीं बना, तो पता लगा कि फाइलें मुख्यमंत्री के पास पड़ी और पिछले 2-3 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, हमको फाइल आई। तो पहले आप समझिए कि उसमें 3 चीजें क्या क्या है। इस नए अधिनियम में 3 चीजें टॉप पर समझिए क्या क्या है। नंबर 1, राजस्थान पुलिस कमीशन होगा, यानी राजस्थान पुलिस कमीशन होगा जिसमें गृह मंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और डीजी होंगे। ये 3 लोग होंगे। ये 3 लोग मिलकर राजस्थान में पुलिस को कैसे काम करना है इसकी नीतियां बनाएंगे।
यानी ये टॉप बॉडी होगी जो पुलिस को हैंडल करेगी। मुख्यमंत्री नहीं है इसमें शामिल, अभी तो सब कुछ मुख्यमंत्री है, पहले भी है, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है। मुख्यमंत्री पुलिस को अपने पास रखते हैं और सारे ट्रांसफर्स वो करते हैं, लेकिन इस अधिनियम के हिसाब से वो नहीं कर सकते। लेकिन परवाह किसको है? अधिकारी डरे हुए, उनको पता अधिनियम बनाओ, फिर भी डरते हैं, जान निकलती है उनकी। पब्लिक को पता नहीं है, और हम जैसे लोग कोशिश करते हैं तो ये लोग सूचना समय पर देते नहीं है। तो पुलिस कमीशन जो मैं आपको जिक्र कर रहा था, वो सबसे बड़ी बॉडी, जिसमें गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और डीजी। अब आप हमारे अभी के विपक्ष के नेता को पूछ लीजिए कि ऐसा कोई कमीशन है, आप उसके सदस्य हो, कभी आपने मीटिंग ली है, कभी जाके बैठे हो मीटिंग में? उनको नहीं पता होगा। मैं जहां तक जानता हूं उनको नहीं पता होगा, और पता होगा तो भी उनको कभी किसी ने बुलाया नहीं होगा। और उन्होंने कभी विधानसभा में ये नहीं कहा होगा भाई मैं उसका मेंबर होना चाहिए हूं हिसाब से, तो मैं वहां जा क्यों नहीं रहा हूं, मैं पुलिस की पंचायती क्यों नहीं कर रहा हूं, जानकारी नहीं। फिर दूसरा, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, वो बनना था, जिसमें डीजी और एडीजी लेवल के अधिकारी रहते। ये अधिकारी ही फैसला करते कि राजस्थान में किस अधिकारी का ट्रांसफर कहां किया जाएगा, कैसे भर्तियां की जाएंगी, ये सब कुछ पावर इनके पास। पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, ये सुपर बॉडी, आईपीएस का ट्रांसफर, आरपीएस का ट्रांसफर करना है तो इस बोर्ड को तय कर। लेकिन ये बोर्ड भी नहीं बनाया गया, कागजों में बना दिया, लेकिन फाइल मुख्यमंत्री के वहां से आती है, फिर किस आरपी कहां होना, ये भी नहीं बना। तीसरा, पुलिस और जनता के बीच में और ज्यादा अटैचमेंट हो और ज्यादा इंटरेक्शन हो, इसके लिए बनाया गया एक पुलिस जवाबदेही समिति। हर जिले में एक पुलिस जवाबदेही समिति इस अधिनियम के अनुसार होनी चाहिए थी। आपको पुलिस से कोई भी शिकायत है तो इस पुलिस जवाबदेही समिति में जाकर आप अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन किसी भी जिले में जवाबदेही समिति बनी नहीं। जब हमने ज्यादा हल्ला मचाया तो उन्होंने कुछ जिलों में फॉर्मेलिटी करके कुछ नेता टाइप लोगों को बिठा के समितियों में बिठा दिया, उनको खुद को भी नहीं पता कि हमारा इस समिति में क्या रोल है। पुलिस जवाबदेही समिति नहीं बनी, यानी पुलिस कमीशन नहीं बना, पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड नहीं बना, और पुलिस जवाबदेही समितियां नहीं बनी। यानी पुलिस का जो रिफॉर्म, जो सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, और इस बारे में कहीं कोई ज्यादा आवाज नहीं उठी। माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय ने 2 साल पहले लिख के भी दिया, किसी ने लगाई पीआईएल, लिख के भी दिया कि एफिडेविट लगा के हमको बताओ ये लागू कर दिया क्या, एफिडेविट देखे कह दिया लागू कर दिया। अब वहां या तो वापस जाए, सारे कवायद करें इतनी, लेकिन हर चीज के लिए क्या क्या कवायद करें, हर एक चीज के लिए आप कोर्ट कब तक जाएंगे? तो हमने राजस्थान की जनता के सामने ये पक्ष रखने की कोशिश की है कि इस चुनाव में राजस्थान की जनता के सामने राजस्थान पुलिस अधिनियम को रखें। अब हम क्या वादा कर रहे हैं? एक लोकनैतिक पार्टी के रूप में हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग एफिडेविट लिख कर देंगे, जनता को लिख के देंगे, कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय को लिख के देंगे, माननीय जनता को लिख के देंगे कि हम इस अधिनियम को अक्सर से लागू करेंगे, और पुलिस को राजनेताओं के चंगुल से बाहर करेंगे, और पुलिस को जनता के प्रति सीधा जवाबदेह बनाएंगे कि आपको तनख्वाह वो देती है, आप उसके प्रति जवाबदार हैं, आप किसी एमएलए एमपी के प्रति जवाबदार नहीं है, किसी मिनिस्टर के प्रति जवाबदार नहीं। तो पुलिस और जनता के बीच में जो गैप है, गैप कम करें। ये पुलिस अधिनियम अक्सर से जिस भावना से बनाया गया उस भावना से लागू होते ही हो जाएगा, तो फिर किसी को किसी का फोन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो पुलिस के लोग हैं ये भी फिर डरने से बचेंगे, इनको किसी का डर नहीं होगा, क्योंकि इस एक्ट में एक प्रावधान है कि आप किसी भी पुलिस अधिकारी का ट्रांसफर 2 साल पहले नहीं कर सकते, और अगर आप करते हैं तो आपको राइटिंग में रीजन देना पड़ेगा। अभी देखो थोक के भाव लिस्ट आती है आरपीएस की, आईपीएस की, उनसे कोई नहीं पूछता बेचारों से, और वो हिम्मत भी नहीं कर पाते कि मेरे को 1 साल हुआ है, ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, एक्ट में लिखा हुआ मेरा नहीं कर सकते। राज्य आदेश, क्या कारण? प्रशासनिक कारण, जबकि एक्ट में लिखा होगा आपको कारण स्पष्ट करने पड़ेंगे, क्या कारण थे इस आदमी का ट्रांसफर 2 साल पहले यहां से वहां क्यों करना पड़ा, आपको बताना पड़ेगा। मैंने कई अधिकारियों को कहा तुम कोर्ट में क्यों नहीं जाते, तो डरे हुए हैं, सिस्टम से डरे हुए हैं भारी, हमारी कोई फाइल निकाल के सस्पेंड कर दे। आप पुलिस से डरते हो, मुझे ऐसा लगता है कि इस राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा कोई डरे हुए लोग हैं तो पुलिस के लोग, कितने डरे। तो जो ज्यादा डरे हुए लोग फिर दूसरों को ज्यादा डराते हैं, क्या ऐसे ही करते हैं। बुरा नहीं माने, मेरे जो पुलिस अधिकारी दोस्त हैं वो इसको बुरा नहीं माने, जो हकीकत है हम सबको पता है, और हम सब समाज के लोग हैं, चाहे पुलिस में है चाहे हम बाहर हैं, हम सारे समाज के लोग हैं, और अभिनव राजस्थान हम सबके लिए अच्छा सोच रहे हैं, कुछ प्यारा सा सोच रहे हैं, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है। तो हम लोग प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम पुलिस अधिनियम 2007 को अक्सर से लागू करेंगे, फिर हम लोग जो ये ट्रांसफर की नीति है उसको एकदम स्पष्ट लागू करेंगे,
और ट्रांसफर की नीति ही लागू नहीं करेंगे, साथ साथ में ट्रांसफर्स एकदम पारदर्शी होंगे। एक नीति रहेगी, आपका ट्रांसफर यहाँ से वहां हुआ, वहां क्यों नहीं हुआ, क्या कारण, हर किसी व्यक्ति को कारण भी मालूम रहेगा कि मेरा ट्रांसफर यहाँ से वहां क्यों हो रहा था, कि संतुष्टि होगी कि चलो कोई पक्षपात नहीं हो रहा है, पक्षपात नहीं हो रहा तो किसी को कोई दुख नहीं है। ये तो ही ऊपर की बात ट्रांसफर की और नीति की। अब आते हैं स्ट्रक्चर, ढांचा पुलिस का कैसे होगा। तो संक्षेप में मैं ये बता दूं कि एक पंचायत समिति में एक पुलिस स्टेशन होगा। अभिनव राजस्थान में एक पंचायत समिति में एक पुलिस स्टेशन होगा। अभी जैसे अलग अलग थाने हैं खूब सारे इधर उधर, उनका कोई लॉजिक नहीं है, ये अंग्रेजों के जमाने का या समझिए कि रजवाड़ों के समय की व्यवस्था है। इस व्यवस्था को ठीक करके, पुनर्गठित करके हम लोग एक पुलिस स्टेशन को रखेंगे एक पंचायत समिति। वो उस पंचायत समिति के दायरे के लिए काम करेगा। उनके पास गाड़ियां होंगी, सुसज्जित गाड़ियां होंगी, उनके पास बाकी सारे संसाधन जो उनको चाहिए वो होंगे। और यहाँ पर 5 टीमें पुलिस की काम करेंगी, 20-20 लोगों की 5 टीमें काम करेंगी। यानी ये सारे थाने जब आप मिला देंगे एक स्टेशन में तो लगभग स्टाफ आ जाएगा यहाँ पे। तो 5 टीमें काम करेंगी और 5 टीमें 20-20 लोगों की होंगी। ये शिफ्ट में काम करेगी 8-8 घंटे, यानी 3 टीमें काम करेंगी पुलिस की शिफ्ट में। एक टीम आई, ड्यूटी की 8 घंटे की, चली गई। दूसरी टीम आई, ड्यूटी की 8 घंटे की, चली गई। तीसरी टीम आई और चली गई। ऐसे ये 3 शिफ्ट में 8-8 घंटे की ड्यूटी करेगी, ये 3 टीमें। फिर एक चौथी टीम होगी जो केवल जांच का काम करेगी, में आएगी आराम से, अपना उनका जांच का काम रहेगा। जितने भी केस थाने में आए हैं उनकी जांच का वो काम करेंगे। और थाने को हम लोग अब स्टेशन बोलेंगे, थाना थोड़ा एक वर्ड ऐसा हो गया, बार बार मैं स्टेशन ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, थाना शब्द अभिनव राजस्थान में होगा नहीं। तो स्टेशन पर जांच की टीम हो गई। एक टीम होगी जो पेट्रोलिंग का काम करे, वो घूमती रहेगी, कहीं भी कोई इमरजेंसी आ गई तो वो टीम सबसे पहले पहुंचेगी, वो पेट्रोलिंग टीम रहेगी। ऐसे 5 टीम होंगी, ये काम करेंगे। ड्यूटी केवल 8 घंटे की होगी, ये हमारा वादा है। और ये सारे वादे हम जो भी करेंगे सारे स्टाम्प पर लिख के देंगे। ड्यूटी केवल और केवल 8 घंटे की होगी। 8 घंटे से अधिक किसी भी पुलिसकर्मी को अगर ड्यूटी पे बुलाता है तो उसको ओवर टाइम दिया जाएगा। और हम चाहते हैं इसमें खुल के चर्चा हो, कितनी ओवर टाइम आप देंगे, कितना रुपया लगेगा, सरकार के खजाने पे कितना खर्च पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप पुलिस में कोई सुविधा का नाम लेते हैं तो सेक्रेटरीट में फाइल रुक जाती है। नहीं, पुलिस को कुछ देने की जरूरत नहीं। पुलिस के नाम से ही जैसे सेक्रेटरी को चिढ़ है कि हम पुलिस के लिए सुधार कैसे कर सकते हैं। पिछले दिनों अभी अखबार में चली भी बात कि साप्ताहिक अवकाश को लेकर फिर अड़ गई, सेक्रेटरी अड़ गई, साप्ताहिक अवकाश नहीं दे सकते। तो हम लोग उनके मानवाधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, करते रहेंगे और पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी एंश्योर करेंगे। ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उनको ओवर टाइम दे देंगे। ये एक खास बात उसमें आप ध्यान देखिएगा। हाँ, एक और जो चौकियां हैं, पुलिस की चौकियां, वो सारी हटा दी जाएंगी। और ये चौकियां पुराने जमाने की थी, जमाना बदल गया है, अब सबके पास साधन है, गाड़ियां हैं। इन चौकियों का कोई लॉजिक नहीं, पहले वहां रखते थे ताकि वो कोई सूचना दे दे वहां से टाइम से। तो थाने की गाड़ी फास्ट स्पीड से तो वो जाकर वहां पर अटेंड कर लेगी। तो एक तो ये हो गया, स्टेशन पर लगभग 100 लोग होंगे। अब पहली बात उठेगी कि 100 लोग वहां पर होंगे तो इतनी पुलिस कहां से आएगी, कितनी पुलिस की जरूरत पड़ेगी। तो 300 पंचायत समितियां हैं, 300 पंचायत समितियां हैं, हर पंचायत समिति पे एक स्टेशन है, हर स्टेशन को 100 आदमी चाहिए, 30,000 आदमी चाहिए, 30,000 आदमी चाहिए। और फिर जो शहर हैं इतने ही बराबर वहां मान लेंगे, शहरों में ज्यादा जरूरत पड़ती है पुलिस की, तो 60,000 हो गए। अभी राजस्थान में जो पुलिस का स्टाफ है उसकी संख्या लगभग 1,03,000 है। कुछ वैकेंसीज हैं जिनको हम समय पर भरेंगे, लेकिन 1,03,000 है। तो ये सारी संख्या गिनने के बाद हमने इस रिस्ट्रक्चर की बात की है। बार बार आ जाता है स्टाफ की कमी है, पुलिस में ये कमी है, पुलिस में वो कमी है। कोई कमी नहीं, ना पैसे की कमी है ना स्टाफ की कमी है, केवल पुलिस के प्रति अच्छा भाव रखने की कमी। पुलिस में रिफॉर्म करने के प्रति कोई भाव ठीक रखे तो सब कुछ संभव है। 150 साल में अभी इन बातों को अटकाते ही रहेंगे कि ये कमी है वो कमी है, अभिनव ऐसा नहीं होगा। फिर एक बात और पुलिस के कामकाज में सुधार की, कि पुलिस स्टेशन पर आने पर लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाए। उनको संबोधित करते समय, शरीफ लोगों को संबोधित करते समय ध्यान रखा जाएगा। बुजुर्ग आदमी आ रहे हैं उनको नमस्ते किया जाएगा, आइए बाबा जी बैठिए, ए बाबा आ,
कहाँ से आया बाबा, इस तरह का शब्द कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। सभी का रेस्पेक्ट किया जाएगा। आइए बैठिए, पानी पीजिए, उनका रेस्पेक्ट किया जाएगा। और किसी को पकड़ के लाया, उठा के लाया, इस तरह की बातें नहीं चलेगी। अगर आपको लगता है किसी के प्रति कोई कंप्लेंट आई है तो उसको बाकायदा कागज भेजा जाएगा कि आपके बयान दर्ज करने आप यहाँ पर पधारें, अपने बयान दर्ज करें, ठीक से इन्वेस्टिगेशन करें। अगर आपको लगता है कि वाकई में कोई बहुत गड़बड़ आदमी है तो पकड़ के लाना ही पड़ेगा तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः किसी व्यक्ति के साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। और एफआईआर जो है अभिनव राजस्थान में पीड़ित के घर जाकर लिखी जाएगी। किसी के साथ मारपीट हो गई मोहल्ले में तो पुलिस वहां जाएगी और वहीं पर बैठ के एफआईआर लिखेगी। एफआईआर लिखवाने के लिए कोई व्यक्ति थाने के चक्कर नहीं काटेगा। हो गया जो हो गया, इतने सालों में जो हो गया हो गया, क्योंकि वो जो गवाह है उस घटना के, वो गवाह थाने आने से कतराते हैं। तो एफआईआर लिखने के लिए कोई भी आदमी थाने में, स्टेशन में नहीं जाएगा, एफआईआर वहीं लिखी जाएगी। कई लोगों ने कहा हम दिन भर यही काम करते रहेंगे। कई लोगों को ऐसा लगा एकदम से टालने की प्रवृत्ति भारतीयों में होती है, तो हमने कहा कि हमने सारे थानों का एक एवरेज निकाला कि असल में कितनी एवरेज एफआईआर लॉज होती है। तो जितनी एफआईआर का एवरेज आया उसके हिसाब से 1, 2, 3 इतना काम तो एक स्टेशन एक दिन में कर ही सकता है। हाँ, एक और बात कि हर स्टेशन को खूब सारा पैसा मिलेगा काम करने के लिए। अभी की जो लिमिट्स है, आप इतना डीजल जलाएंगे, इतना इतना आपको भत्ता मिलेगा, ये मिलेगा, ये सब नहीं होगा। पुलिस को खूब सारा पैसा दिया जाएगा अच्छे से काम करने के लिए। यानी लगभग 1 लाख रुपया एक स्टेशन को दिया जाएगा उनकी डीजल के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी बाकी सारी व्यवस्थाओं के लिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा होगा, जिससे वो सारी चीजों को मेंटेन कर सके। लेकिन कई पुरानी चीजें हटा दी जाएंगी, जैसे अभी साइकिल भत्ता भी देते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, कभी पुलिस कांस्टेबल्स को 50 रुपए महीने का साइकिल भत्ता मिलता है, ताकि वो अपने साइकिल का ट्यूब व्यूब पंचर निकाल ले, चेन वेन ठीक करा ले, है ना, साइकिल की सीट वीट ठीक करा ले, इसका भत्ता मिलता है। आप सोचो अभी भी कौन कौन किस कांस्टेबल को आपने साइकिल पे देखा? तो अब उनको साइकिल का 50 रुपए भत्ता, उनको मोटरसाइकिल का भत्ता मिलेगा, ठीक से मिलेगा, ताकि विद रेस्पेक्ट अपनी मोटरसाइकिल को इस्तेमाल कर सके। अब ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है जिसमें आपको संविधान संशोधन करना होगा, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं, उनके पास कोई बैठा ही नहीं। उनको तो बार बार एक ही बात कही जा रही है कि आपको अनुशासन में रहना चाहिए। एक और बात की, ये जो पंचायत समिति की और नगर पालिका की बैठक होती है, पंचायत समिति नगर पालिका की बैठक जो हर महीने में हुआ करती है, होनी चाहिए हर महीने, इस बैठक में पुलिस भी बैठा करे और जितने भी माननीय सदस्य हैं पंचायत समिति के, माननीय पार्षद हैं नगर पालिकाओं के, उनकी बात को ढंग से सुना जाए, क्योंकि उनको लोगों ने चुना है, उनको लोगों ने चुना है। और पुलिस भी एक विषय है जिस विषय पर वो कई बार बात करना चाहते हैं पुलिस से। तो ऐसा नहीं कि उनको अवॉइड कर दिया जाएगा, आप पार्षद हो तो क्या मतलब है, आप पंचायत समिति सदस्य हो क्या मतलब है। उनकी बात को भी ठीक से सुना जाएगा और हर महीने की बैठक में पुलिस के काम की भी समीक्षा की जाएगी। यानी ये जो पुलिस है ये पंचायत समिति और नगर पालिका के प्रति भी जवाब दे रहेगी, ताकि वो लोग जो काम करते हैं, वो लोग जो काम करते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उनका भी रेस्पेक्ट। फिर राजस्थान में पुलिस लाइन जैसा कुछ नहीं होगा। ये जो पुलिस लाइन्स हैं अभिनव राजस्थान में नहीं होंगी। सारे के सारे पुलिसकर्मी स्टेशन में काम करेंगे। लाइन हाजिर प्रथा बिल्कुल खत्म, किसी को भी लाइन हाजिर नहीं किया जाएगा, पुलिस लाइन होगी नहीं। उसकी बजाय आरएसी जो है, हमारी जो स्पेशल फोर्स है राजस्थान की, वो आरएसी है, वो सारा आकस्मिक काम संभालेगी, वो इन पुलिस लाइन्स में रहा करेगी। किसी भी पुलिस कर्मी को बात बात पर सस्पेंड नहीं किया जाएगा, किसी भी पुलिसकर्मी को बात बात पर सस्पेंड नहीं किया जाएगा। जो राजस्थान में कर्मचारी हैं जो थोड़ा ध्यान रखते हैं, उनको मैं जानकारी दे दूं कि आपको नहीं मालूम होगा कि किसी व्यक्ति को आप नॉर्मल वे में सस्पेंड नहीं कर सकते, ये नियम है ऐसा। सस्पेंड आप उसी व्यक्ति को कर सकते हैं जिस पर बहुत गंभीर किस्म का आरोप है। ये नहीं कि आप आए और आपसे उसने ठीक बात नहीं की, आपने सस्पेंड कर दिया, आपको जज गई, कर दो सस्पेंड इसको। ये राजाशाही जो ठाठ है ये अभिनव राजस्थान में नहीं होंगे। अभिनव राजस्थान में किसी व्यक्ति को गंभीर आरोप के बिना सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लिखा हुआ नियमों में, आप किताबों को पलटना, उनमें स्पष्ट लिखा है किसी भी व्यक्ति को आप तभी सस्पेंड कर सकते हैं जब उसके विरुद्ध इतने गंभीर किस्म के आरोप हैं कि अगर वो सिद्ध हो जाएंगे तो उस आदमी को नौकरी से हटाना ही पड़ेगा। उसके बिना आप सस्पेंड नहीं कर सकते। सस्पेंशन करना मजाक नहीं है कि आपका मूड हो गया, आप बहुत बड़े आदमी हो, आपने किसी कर्मी को सस्पेंड कर दिया और उसके घर वाले, उसके बीवी बच्चे रोते रहे कि हमारे तो ये घर वाले सस्पेंड हो गए। ऐसे नहीं चलेगा। सस्पेंशन करें, नियम में लिखा करें, लेकिन बहुत बहुत जिम्मेदारी से सस्पेंशन होगा।
और वही बात मैंने ट्रांसफर वाली इसीलिए कही कि 2 साल पहले ट्रांसफर आप कैसे कर सकते हैं? अगर कोई कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, आरपीएस है, अपने बच्चों को लेके किसी स्टेशन पे आ गया, तो 2 साल पहले आप उसका ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? उसके बच्चे कहाँ रहेंगे? उसके बच्चे कहाँ रहेंगे? भटकते रहेंगे उसके साथ साथ में। आप 6-6 महीने उसका ट्रांसफर करेंगे, भटकते रहेंगे। और इसी चक्कर में तो ज्यादातर लोगों ने क्या कर रखा है, अपने परिवार को साथ नहीं रखते, और ऐसी ऐसी उनकी जिंदगी बना दी इस ट्रांसफर ने, खतरनाक वाली। तो वही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो कैसा जीवन जीते हैं। तो अभिनव राजस्थान में अपनी फैमिली के साथ ठाट से रहेंगे। फिर भर्ती सिस्टम रेगुलर होगा। कांस्टेबल की जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं कक्षा होगी। अभी जैसे 10वीं कक्षा के लोग लेते हैं कांस्टेबल में, ऐसे नहीं लेंगे। उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12th होगी। यही सिस्टम आरएसी में भी होगा, वहां 8वीं पास लोगों को लेते हैं। अब वो सारे 12वीं पास लोग होंगे। और कांस्टेबल को अब 4th ग्रेड की बजाय 3rd ग्रेड का अधिकारी माना जाएगा, एलडीसी लेवल। अभी जैसे उसको 4th ग्रेड हमारी भाषा में जैसे चपरासी मानते हैं, वैसा नहीं हो, एक जिम्मेदार अधिकारी, उसके जिम्मे समाज की सुरक्षा का भार है। उसका आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा उसको। उसको थोड़ा उसकी सारी चीजें, सर्विस कंडीशंस को अलग से लिखा जाना पड़ेगा, क्योंकि वो है पुलिस असल में, वो दिखता वहां। हमारे यहाँ तो जैसे कांस्टेबल को बहुत उसका मान लिया हमने नीचे दर्जे का, लेकिन आप सोचिए लंदन में, जैसा मैंने सुना किसी से, कि वहां का जो कमिश्नर है वो भी अपने आप को चीफ कांस्टेबल कहता मैं चीफ कांस्टेबल। मैंने ऐसा सुना है, मैं तो गया नहीं कभी, लेकिन मैंने सुना है। तो हम भी कांस्टेबल और जो बड़े अधिकारी उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं रखना चाहते। ठीक है, आपका काम करने का दायरा, आपकी जिम्मेदारी छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप समाज के लिए बराबर के अधिकारी, तो उनको एलडीसी लेवल का अधिकारी माना जाएगा पूरे सम्मान के साथ। फिर 5 वर्ष के बाद में कोई भी कांस्टेबल की सर्विस जैसे 5 साल की हो गई, तो वो कोई ना कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर इंस्पेक्टर बन सकता है, अगर उसमें योग्यता है। 5 वर्ष की सर्विस हो गई कांस्टेबल की, अब उसकी भी इच्छा होती है इंस्पेक्टर की तरह उसके तारे लगे। उसको कई बार लगता है कि मेरी मजबूरी थी, इसके कारण से मैं कांस्टेबल बन गया, वरना मैं सब इंस्पेक्टर बनने लायक था। कोई बात नहीं, कांस्टेबल बन गया तो उसके 5 साल बाद इंस्पेक्टर बन सकता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके। लेकिन डिपार्टमेंटल ही एग्जाम होगा, इसमें जीके वीके नहीं होगा। उसको केवल पुलिस के काम की अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए, और थोड़ा उसका पर्सनैलिटी टेस्ट हो जाए, तो वो शानदार तरीके से अपना करियर को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे ही कोई इंस्पेक्टर है, उसकी 5 साल की सर्विस हो गई, वो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आरपीएस बन सकेगा। उसको भी लगता है कि मेरे सपने थे, मैं भी आरपीएस में जाता, आ गया तो पुलिस को अच्छे से जानता, पुलिस का काम ठीक से जानता, परफेक्ट है, तो वो भी बन सकता है। आरपीएस से आईपीएस का प्रमोशन भी अभिनव राजस्थान में बहुत तेज गति से होगा। केवल राजस्थान ने अटका रखा है इतने सालों तक, बाकी जगह सही समय पर होता है। और ये जो भर्तियां हैं बिल्कुल रेगुलर होंगी हर साल। जो भी रिटायरमेंट जितने भी लोग हो रहे हैं उनकी कैलकुलेशन होगी, और तुरंत भर्ती, ऐसा नहीं 3-3 4-4 साल में भर्ती हो रही है, तुरंत उसी साल भर्ती होगी। जो लोग स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, जिनका 12th में अच्छा स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड है, अच्छे खिलाड़ी हैं, जो एनसीसी में जाते हैं, ये 2 तरह के लोगों को विशेष एक तरह का उनका रिजर्वेशन ही होगा। पुलिस में स्पेशल उनका रिजर्वेशन होगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी और काफी ज्यादा वेटेज उनको दिया जाएगा। फिर पुलिस दूसरे डिपार्टमेंट्स का काम नहीं करेगी, पुलिस केवल और केवल अपने डिपार्टमेंट का काम करेगी। ये गाड़ियां चेक करने का काम हाईवे पे जो पुलिस को करना पड़ता है नहीं करेगी। आरटीओ डिपार्टमेंट अलग है, वो अपना काम करे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, कीली लकड़ियां ढूंढती जांचती पुलिस नहीं घूमेगी। और ना अवैध कहीं पे माइनिंग हो रही है तो उस माइनिंग को रोकने के लिए भी पुलिस नहीं जाएगी। माइनिंग की अपनी फोर्स हो, अपना काम करे, पुलिस वहां नहीं जाएगी। और शराब तो वैसी होगी नहीं, अभिनव राजस्थान में शराब तो होगी नहीं, तो केवल अवैध शराब को रोकना है तो उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट है पूरा, वो डिपार्टमेंट उसको रोकेगा। शराब के धंधे से कोई पुलिस को लेना कोई देना। तो पुलिस को बाकी सारे विभागों से फ्री कर दिया जाएगा, और मिनिस्टर्स वगैरह के प्रोटोकॉल में पुलिस आगे पीछे भागती नहीं होगी। अभी भी नहीं है, अभी भी आपको नहीं पता होगा कि जब भी कोई मिनिस्टर आता है तो पुलिस के थाने की गाड़ी को उसके आगे पीछे नहीं दौड़ना है। नियम ऐसा ही है, इस सुरक्षा का तो एक बहाना किया गया। असल में रूल ये है कि जब भी कोई मिनिस्टर आता है तो वो अपने डिपार्टमेंट की एक गाड़ी आएगी, उसके डिपार्टमेंट की, और 5-6 पुलिस के लोग जो पुलिस सिस्टम समझता है कि ये लोग उसके साथ जा सकते हैं, वो 5-6 पुलिस के लोग जाएंगे, लेकिन वो गाड़ी उसके डिपार्टमेंट की। थाने की गाड़ी, स्टेशन की गाड़ी उनके आगे पीछे घूमने के लिए नहीं होती है, वो जनता की सुरक्षा के लिए होती है। लेकिन उसके बिना रोक कैसे पड़ता, आपको कैसे मालूम चलेगा कि मिनिस्टर साहब आ गए? और ये
थानेदार जो होते हैं वो भी सोचते हैं कि थोड़ा सा घूमना है, थोड़ा सा घूमना आगे पीछे, उससे अपनी पोस्टिंग बनी रहेगी, तो वो भी जाते हैं वहां तक, सीमा तक जाके खड़े होते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं, पू पू कराते हैं गाड़ियों को। ये सारा सिस्टम आप अभिनव राजस्थान में देख नहीं पाएंगे, इसलिए अभी से थोड़े वीडियो बना लीजिए कि पहले राजस्थान में ऐसा हुआ करता था, अब वो बंद हो गया है। कुछ ऐसे फोटोज भी रखिएगा, तो वो फोटो बाद में दिखेंगे नहीं। पुलिस की फिटनेस एक बड़ा इशू है। थोड़ा सा आज का जो लाइव है थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसलिए होगा कि बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत महत्वपूर्ण इशू है, नीतिगत मुद्दा है। ये छोटा सा कोई जोक कहने वाली बात नहीं है, हंसाने वाली बात नहीं, कोई आरोप लगाने वाली बात नहीं, थोड़ा सा गंभीर होता है। थोड़ी सी और बात चलेगी, थोड़ा आप उसको सहन करिए, थोड़ा और सुनिए। पुलिस की फिटनेस ये बहुत महत्वपूर्ण इशू होगा। ये जो तोंद वाला सिस्टम है ये नहीं चलेगा, और पुलिस को फिट होना पड़ेगा आर्मी की तरह। राजस्थान पुलिस विश्व की किसी भी पुलिस जैसी होगी, किसी डेवलप्ड कंट्री की पुलिस की तरह होगी। हमारे प्यारे प्यारे जवान आपको एक से एक फिट नजर आएंगे। ये तौंद लटके हुए लोग कहीं आपको चौराहे पे दिखाई नहीं देंगे। पुलिस में अनुशासन होगा, अनुशासन अच्छा वाला होगा। अनुशासनहीनता किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन गुलामी नहीं होगी। आप मेरी बात को, मेरे शब्दों को ध्यान से समझिएगा। अनुशासन होगा, आला दर्जे का अनुशासन होगा, लेकिन गुलामी बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल ही नहीं। लोगों को अपनी बात कहने का पूरा हक होगा, और गलत काम करने के लिए कोई भी अधिकारी अपने जो नीचे काम कर रहा अधिकारी उसको दबाव नहीं डाल सकते। फिर एक ब्रिगेड होगी, 1,000 युवा होंगे, नए रिक्रूटेड युवा होंगे इसमें। एक भगत सिंह ब्रिगेड, एक सुभाष चंद्र ब्रिगेड, ये 2 ब्रिगेड होंगी जिसमें बिल्कुल नए लोग होंगे, और जिनके लिए सब कुछ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस। सुबह सुबह वो उन्हीं की तस्वीर के सामने कसम खा के निकलेंगे कि उनके सपनों को पूरा करेंगे। उनके लिए यही सब कुछ होगा। ये 2 ब्रिगेड रहेगी, 1,000 यूथ होंगे इसमें, लड़के लड़कियां एकदम नए, और ये कुछ स्पेशल काम करेंगे राजस्थान में। जैसे हमने कहा शराब नहीं होगी, शराबबंदी होगी मतलब होगी, तो फिर भगत सिंह ब्रिगेड अगर घूम रही है तो कोई आदमी उधर शराब लेकर आने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे महिला सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे लिए, तो भगत सिंह ब्रिगेड और सुभाष चंद्र ब्रिगेड के जवान पूरे राजस्थान में कहीं भी कैसे भी घूमते दिखाई दे जाएंगे। जाल किसी महिला को कोई छेड़ने की हिम्मत करे, क्या बस में, क्या ट्रेन में, क्या कॉलेज के सामने, क्या स्कूल के सामने, वो ब्रिगेड सुरक्षा का एहसास दिलाएगी। और बच्चे उस ब्रिगेड को देख के खुश होंगे, क्योंकि बच्चों के साथ खेलेंगे। एक समाज में लगेगा ना भाई ये ब्रिगेड घूम रही है आसपास, तो कोई टेंशन नहीं, आप कैसे भी रहो। कहीं भी आप रात को बस स्टैंड के पास खड़े हैं और वो ब्रिगेड वो दिखाई देगी, अपराधियों को सपने में दिखाई देगी कि वो ब्रिगेड यहाँ पे घूमती है। वो स्पेशल काम करेगी, इमरजेंसी का काम करेगी। कई बार बाढ़ आ जाती है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, तो उस ब्रिगेड के जवान वहां पर काम करेंगे। इनका विशेष सम्मान होगा इनका पुलिस में और राजस्थान के समाज में। फिर पुलिस की वर्दी को बदलेंगे। जो खाकी वर्दी, अब ठीक है अंग्रेज चले गए, उनके साथ में इस वर्दी को चले जाना चाहिए था, नहीं गई। जैसा मैंने कहा, किसी ने हिम्मत ही नहीं की, कोशिश नहीं की। तो अभी राजस्थान की जो वर्दी है वो थोड़ी सी स्मार्ट, अलग से दिखने वाली होगी। खाकी बिल्कुल भी किसी भी रूप में, किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होगी। खाकी शब्द को ही हटा हम तो बल्कि खादी को भी हटाने के चक्कर में, खाकी और खादी दो को हटाओ, तो जनता का सपोर्ट रहा तो दोनों चीजें नहीं रहेंगी। तो ये कुछ बातें थी जो हमने काफी लिखी भी है, हमारी बुकलेट में भी लिखी हुई है, हमारी किताब में भी लिखी हुई है, हमारी वेबसाइट में भी लिखी हुई है, सब जगह लिखी हुई है। और हम राजस्थान की जनता के सामने चुनाव में एक एफिडेविट देंगे कि ये सुधार हम पुलिस में करेंगे। अगर हम ये सुधार नहीं करते हैं तो हमारे खिलाफ केस कर दीजिए, आपके साथ में धोखा हुआ। जैसे बाकी सारी चीजें जो जो हम कर सकते हैं, ये जो चीजें मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी चीजें राजस्थान के कानून के भीतर है, भारत के संविधान के भीतर है, और राजस्थान के बजट के भीतर है। हमने इसमें जो बातें कही है उसकी पूरी कैलकुलेशन की है। कहीं भी ऐसा नहीं कि राजस्थान सरकार के पास ये बजट कहाँ से आएगा, बल्कि कम खर्चे में बहुत ज्यादा चीजें इसमें से हो जाएंगी। कम खर्चे में इससे भी अच्छी चीजें हो जाएंगी। और मुझे कई अधिकारी मिलते हैं, कई अधिकारी मिलते हैं, कुछ आईपीएस हैं, आरपीएस हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, कांस्टेबल हैं। मेरे साथ तो सारे अधिकारियों का वार्तालाप रहता है, तो उनके पास खूब सारे आइडियाज है, एक से एक आइडियाज है। ये कौन है? ये सारे समाज के युवा हैं। जब कैसे आते हैं, फ्रेश हैं, टैलेंटेड हैं, ये आते हैं, इनके पास खूब सारे आइडियाज हैं, लेकिन इनकी कोई सुनता नहीं। और पुलिस में क्या थोड़ा एक अलग सा सिस्टम बन गया कि इनके संगठन वगैरह बन नहीं सकते, तो इनकी बात तो कोई कह ही नहीं सकता। बाकी सारे कर्मचारी कोई भी ऊंची नीची बात होती है तो कह लेते हैं, लेकिन ये कर्मचारी कभी कह भी नहीं पाते, इनकी बात को कोई नहीं सुनता है। और इनके अधिकारी भी आगे जाके इस बात को दबाव से नहीं कह सकते कि मेरे लोगों के लिए ये चीज चाहिए, कह ही नहीं पाते।
जैसे ही वहां जाते हैं तो वहां पर जो गृह सचिव वगैरह होते हैं वो उनकी बात को नहीं सुनते। एक पता नहीं वहां एक माहौल ही ऐसा बनाया हुआ कि पुलिस के लिए कोई भी चीज आप करना चाहें तो उस पर सेक्रेटरिएट से मना ही आती है कि नहीं नहीं ये तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। पुलिस को एक्स्ट्रा गाड़ियां चाहिए, बोला नहीं चाहिए। पुलिस को स्टेशन को चलाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, बोला नहीं बिल्कुल नहीं मिल सकता। पुलिस की ड्यूटी 8 घंटे करते, बोले ऐसे कैसे कर सकते हैं 8 घंटे। हर बात पे वहां पर मनाही है। तो हम इस मनाही को हाँ में बदलेंगे। यहाँ पर मैं एक पुलिस के आला अधिकारी जो रहे राजस्थान में, जिनकी मुझे कई बार याद आती है, उनका नाम लेना चाहूंगा। उनका नाम था अमिताभ गुप्ता जी। इतने सालों में मैंने एक अधिकारी देखे, एक डीजी देखे, जिन्होंने पुलिस कर्मियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए शानदार प्रयास किया। अमिताभ गुप्ता जी ने डीजी थे उस समय, वो कोशिश करते। ये जो जितने भी हम पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, इनके आसपास जितने भी क्वार्टर्स बने हुए कांस्टेबल्स के, अधिकारियों के, ये इस सब में उनकी बहुत भूमिका रही है। खूब उन्होंने फाइलें तैयार की, बार बार सेक्रेटरीट जाते थे, पैसा लाते थे और सारे स्टेशन को ठीक करना ये उन्होंने अपने जीवन का एक मकसद बनाया था। उसके कारण से आज सारे पुलिस कांस्टेबल जो पहले मेरे देखे देखे टेंटों में रहते थे, थाने के बाहर एक टेंट लगा उसमें पड़े, तो उनको मानवीय आधार पर रहने के लिए जगह अगर किसी आदमी ने दी है तो गुप्ता ने दी है। तो हम चाहेंगे उनका भी अभिनव राजस्थान में एक शानदार सा स्टेचू जगह जगह पुलिस के कोई लाइन्स वगैरह हैं जहां पे भी वहां पर लगे, ताकि लोग उनको याद कर सकें। अब अंतिम पड़ाव पर आ जाते हैं, वो है रिश्वतखोरी। ये बड़ा सेंसिटिव इश्यू है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि क्या हुआ, वो बात तो आई नहीं, बाकी सारी चीजें आ गई, लेकिन पुलिस रिश्वत लेना कब बंद करेगी, ये बहुत सेंसिटिव इश्यू है। पहले हम इसको समझें, पहले तो इसको हम ढंग से समझें, इसके कारण क्या है, कोई व्यक्ति क्यों रिश्वत लेता है, उसको समझें। देखिए, पुलिस के सिस्टम में कोई आदमी रिश्वत क्यों देता है, उसके मोटे मोटे तौर पर 3 कारण। एक कारण तो डर है, उसके कारण देता है कि हमको फिट कर देंगे, जेल में डाल देंगे, तो जेल का डर बड़ा खतरनाक है, इसके कारण बचते हैं। कोई भी धारा में अटक गया और जेल जाना पड़ गया, रिश्वत देनी पड़ेगी, छूट जाए। दूसरा देते हैं कि पुलिस का जो सिस्टम है वो अन्य डिपार्टमेंट्स की तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। आपको पता भी नहीं होता फाइलों में क्या चल रहा है, आपका नाम है या नहीं है, क्या चल रहा है आपको पता नहीं है, तो वो अंधेरा है। वो भी एक कारण है जिसके कारण लोग रिश्वत दे देते हैं। उस अंधेरे को पूरे राजस्थान में खत्म करने के लिए हम लोग चुनाव चिन्ह लेकर आए, टॉर्च। टॉर्च जला के रखेंगे, टॉर्च जली हुई रहेगी तो उसके बाद में चोरियां नहीं होंगी, तो उजाला रहेगा। एक तो कारण है पुलिस का डर कि कोई जेल में फिट ना कर दे, दूसरा पारदर्शिता नहीं है, और तीसरा लोगों को जानकारियां नहीं है कि जितने भी कानून है उनकी कानून की जानकारियां होनी चाहिए लोगों को, सामान्य कानून की, वो नहीं है। उनको नहीं पता कि पुलिस किस केस में अरेस्ट कर सकती है, किस में नहीं कर सकती है, जांच की प्रक्रिया क्या है, अलग अलग धाराएं क्या है, उनको नहीं पता। लोगों को भी यही नहीं पता कि 151 की धारा क्या है, 109 की धारा क्या है। ये जो व्हाट्सएप के ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने अभी तक धारा 151 को ठीक से नहीं पढ़ा, चेला 109 की धारा नहीं पढ़ते, डरते, वो नहीं पढ़ते। पूरा देश, पाकिस्तान, चीन सब मालूम है, लेकिन इन धाराओं के बारे में नहीं पढ़ते। इन धाराओं के बारे में जैसी आपको जानकारी मिलेगी, बढ़ेगी जानकारी, तो पुलिस से डर कम होगा कि नहीं नहीं इस धारा में तो ऐसा कैसे हो सकता है। एक बात तो ये, इसके कारण से लोग रिश्वत देते हैं, ये तो रिश्वत देने का कारण है। पुलिसकर्मी रिश्वत लेते क्यों, उसके पीछे भी कारण होगा। देखिए, ये एक सिम्टम है, रिश्वत जो है एक सिम्टम है, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी का लक्षण है। बीमारी कहां पर है, उसको जब तक आप जानोगे नहीं, इस बीमारी का इलाज नहीं होगा। आप लक्षणों का इलाज करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप देखिए ना, ऐसी भी बना रखी हमने, कितने इंस्पेक्टर्स को पकड़ते हैं, कितने कांस्टेबल्स को पकड़ते हैं, सबको पकड़ते हैं, लेकिन हर दूसरे दिन पुलिस क्यों, दूसरे डिपार्टमेंट में आप देखिए दूसरे दिन फिर आ जाता है एक और को पकड़ लिया। इसका मतलब क्या है, बीमारी कोई बहुत गहरी है और आप लक्षणों का इलाज कर रहे हैं। वो बीमारी क्या है, इस पर बात होनी चाहिए। तो वो बात यह है कि रिश्वत केवल पुलिस नहीं लेती है, रिश्वत राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट्स में ली जाती है। ये सत्य हमें स्वीकार करना पड़ेगा, राजस्थान के सभी डिपार्टमेंट्स में रिश्वत ली जाती है, ये सत्य है, नीचे से ऊपर तक, टॉप तक। तो ये जब तक टॉप के लोग तय नहीं करेंगे कि हम लोग राजस्थान में रिश्वत नहीं लेने देंगे, तब तक मामला सुलझने वाला नहीं है। एक बात तो ये तय हो गई कि समाज के अंदर या शासन के अंदर जितने विभाग हैं, सभी विभाग रिश्वत लेते हैं, केवल पुलिस नहीं लेती है। और दूसरा, रिश्वत टॉप पे भी तो ली जाती है, तो नीचे क्यों नहीं ली जाएगी। दो बातें थोड़ी सी क्लियर हो जाएं, बार बार यहां हम उलझ जाते हैं।
और ये रिश्वत जो अधिकारी लेते हैं वो क्यों लेते हैं, क्या करते हैं इस पैसे का, ये भी जानना जरूरी है। वो इसलिए इस पैसे को इकट्ठा करते हैं, उस पैसे से उनको लगता है समाज में रेपुटेशन बढ़ती है। ये जो समाज हमारा है ये पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत देता है। आप जिस बात को भी अहमियत देना चाहेंगे, चाहे पैसे को देंगे तो हमारे समाज के सारे प्रतिभाशाली लोग पैसा इकट्ठा करने निकले। आप अगर ज्ञान को देंगे, किसी कला को देंगे, तो समाज के सारे लोग कला और ज्ञान की तरफ भागे। अगर आपके मोहल्ले में एक तो आदमी अरबपति है और एक आदमी अच्छी बांसुरी बजाता है, आप अरबपतियों को वैल्यू देंगे तो सभी लोग कोशिश करेंगे कि बांसुरी को फेंको और पैसा इकट्ठा करो। अगर आपको लगता है कलाकार इंपॉर्टेंट है, कला इंपॉर्टेंट है, ज्ञान इंपॉर्टेंट है, किसी आदमी ने अच्छे कुछ पढ़ाई कर रखी इंपॉर्टेंट है, तो जो टैलेंटेड लोग हैं समाज के वो वैसा बनने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्तमान राजस्थान और भारत के समाज ने पैसे को बहुत ज्यादा अहमियत दे रखी है। पैसा किसी भी तरह से, तो फिर इस पैसे से ये लोग बड़ा मकान बनाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, सारी चीजें वैसे दिखाते हैं जिससे वो पैसे वाले लगे। फिर वो महंगी महंगी शादियां करते हैं, महंगे महंगे मोबाइल लटका के घूमते हैं, इस सब के लिए वो रिश्वत लेते हैं। वरना रिश्वत का करें क्या? हालांकि रिश्वत लेने का जो काम है उनके लिए कोई प्रफुल्लित करने वाला नहीं है। उनके चेहरा देखिए लगातार आपको टेंशन में मिलेगा, डरे डरे रहते हैं, कहाँ रखें, कहाँ पैसे को डालें। वो डर गए, फंस गए इसमें, एक बार फंस गए इस दलदल में उससे बाहर नहीं निकल पाते। तो वो कर रहे हैं उसमें, तो मूल बीमारी जो है वो कहीं और समाज में है, ये तो उसके लक्षण बनते हैं। कई बार लोग पुलिस को गालियां निकाल देते हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मैं उनको कहता हूँ तुम पुलिस में होते तो क्या करते? तुम भी जाते सिस्टम में, तुम भी रंग जाते। तुम नहीं हो इसलिए कहना आसान, होते तो तुम भी ये करते। तो कारण हम ये कह रहे हैं कि कारण ये है कि समाज में पैसे की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इस कारण से रिश्वत लेके समाज में अपनी रेपुटेशन बढ़ाना चाहते हैं। लगना चाहिए जयपुर में बहुत शानदार उनकी हवेली है, लगना चाहिए उनके पास बड़ी गाड़ी है, उनके बच्चे को उन्होंने कहीं दूर 40 लाख रुपए देके भेजा है, ये पैसा चाहिए उनको, और इसके लिए वो ये रिश्वत लेते हैं। परिणाम क्या होता है? समाज भुगतता है इसको। अन्याय होना ही पड़ेगा, रिश्वत का मतलब अन्याय। रिश्वत चलेगी तो समाज में अन्याय बढ़ता रहेगा, अन्याय कम नहीं होगा। अन्याय करना पड़ेगा, झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाना पड़ेगा। अभी आपने देखा जयपुर में एक इंस्पेक्टर को 45 लाख रुपए, मुकदमा करूं या नहीं करूं इस बात के। तो ये सारा अन्याय क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि पैसा चाहिए, और पैसा इस काम के लिए चाहिए। तो अभिनव राजस्थान क्या करेगा इस बीमारी का? तो अभिनव राजस्थान इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा? एक तो अभिनव राजस्थान में सब कुछ पारदर्शी होगा, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। नंबर एक, साफ साफ दिखाई देगा तो गड़बड़ काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, समाज को हम तैयार करेंगे इस बात के लिए। पहले 3 महीने 6 महीने समाज में बड़ा आंदोलन चलाएंगे, तो लोगों को कहेंगे कि पैसे के पीछे मत भागो, कला की इज्जत करो, ज्ञान की इज्जत करो। और जब कला और ज्ञान की आप इज्जत करने लग जाएंगे तो पैसे का महत्व कम हो जाएगा। फिर कोई लेक्चरर लगा हुआ व्यक्ति नहीं कहेगा मैं सब इंस्पेक्टर बन जाऊं। कई बार आप देखो इस पैसे के चक्कर में अच्छा भला शिक्षक है, 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का, इसलिए सब इंस्पेक्टर बन रहा है। एक लेक्चरर इसलिए आरपीएस बन रहा है कि रोब भी पड़ेगा और साथ साथ में स्थिति भी सुधर जाएगी। तो हम 3-6 महीने तक ये चलाएंगे अवेयरनेस का कार्य, और सभी लोगों को कहेंगे कि आप अपने तन को, मन को, धन को व्यवस्थित कर लो ठीक से। इस सैलरी में कैसे जिया जाता है इसको सीख लो। पहले समझाना चाहिए, अचानक से अटैक नहीं करना चाहिए, समाज को इसके लिए तैयार करना चाहिए। और जब सब तरफ एक माहौल बन जाए कि नहीं भाई अब तो राजस्थान को अच्छा बनाना है, राजस्थान के समाज को सुरक्षित बनाना है, राजस्थान के समाज में आनंद भरना है, ऐसा माहौल बन जाएगा। सभी लोग जब ये तय कर लेंगे कि हमें तो ऐसा राजस्थान चाहिए, तो क्या होगा, ये सारे लोग भी हमारे समाज के ही हैं और बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। जितने भी लोग गए हैं, कांस्टेबल बने हैं, सब इंस्पेक्टर बने हैं, इंस्पेक्टर बने हैं, आरपीएस बने हैं, ये कौन है? समाज का टैलेंट है। इतने कंपटीशन में से फाइट करके ये लोग आगे आ रहे हैं, तो टैलेंटेड तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं तो कई बार कहता हूँ समाज दोषी है, ये दोषी नहीं। समाज ने इनको दोषी बना दिया है, दोष समाज का है। समाज ने ये कह के अरे पैसा लाओ, तुम्हारे फंक्शन है, बहुत महंगा फंक्शन करो, समाज ने खराब कर दिया लोगों को। और हमारा टैलेंटेड यूथ हमारे हाथ से जा रहा है, और ये जा रहे हैं, फिर इनके बच्चे जा रहे हैं, फिर ये एक सर्कल बनता है। ये गड़बड़ हो जाएंगे, फिर इनके बच्चे भी गड़बड़ हो जाते हैं। ये तो अधिकांश गरीबों के घरों से जाते हैं कांस्टेबल, और ये बनते हैं अधिकांश। आप कोई पैसे वालों के बच्चे कांस्टेबल नहीं बनते, यहाँ तक कि सब इंस्पेक्टर में भी नहीं जाते। ज्यादा ठीक पैसे वाले लोग होते हैं, उनके बच्चे सब इंस्पेक्टर के एग्जाम नहीं देते, कहते नहीं हमें ये जॉब पसंद नहीं। लेकिन इनके बच्चे होते हैं वो पैसे वाले होते हैं,
तो वो भी खराब हो जाता है। हमें राजस्थान को एक साथ बैठकर ये सोचना पड़ेगा हमें किस तरह का जीवन चाहिए, और फिर उसमें पुलिस अलग नहीं है, ना पुलिस अलग है ना हम अलग है, सभी को एक साथ सोचना पड़ेगा। और अभिनव राजस्थान में 2019 की शुरुआत में जैसे ही जनता हमको जिम्मेदारी देगी, 2019 की शुरुआत में हम लोग बहुत बड़ा माहौल बनाएंगे कि राजस्थान के समाज को कैसा होना चाहिए। कहने को आपको आदर्शवादी बातें लग सकती हैं, कई लोग कह सकते हैं तो सपने जैसा दिखाई दे रहा है, आदर्शवादी बातें तो करनी तो पड़ेंगी एक दिन। जैसे मैंने कहा ना, ये पुलिस 150 साल से नहीं बदली है, नहीं बदल रहे हम लोग। कई लोग मुझे, जैसे मैंने कल एक लेख लिखा था, कह रहे थे नहीं नहीं ये काम तो दीवार स्वप्न जैसा है, ये काम तो कभी नहीं हो सकता। ये तो 47 के पहले भी लोग कहते होंगे कि देश आजाद कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जब हम सारे लोग तय कर लें इस राजस्थान को बदलना, तो क्या नहीं हो सकता। और सब मिलकर करेंगे और पीछे की बातों को भुला दें। बार बार ये कहते पीछे की बात को भुला दीजिए, पीछे की बातों, मान लीजिए हम सारे चोर, आज से चोरी नहीं करेंगे। और 2019 में राजस्थान संकल्प लेके बढ़ेगा कि राजस्थान को प्यारा सा प्रदेश बनाएंगे, सभी लोग ठाठ से रहेंगे। और ये जो हम कह रहे हैं ना, रिश्वत का एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, जिन जिन चीजों के लिए चाहिए उन जड़ों को खत्म कर देंगे। इलाज वैसे ही अच्छा कर देंगे, शिक्षा की व्यवस्था वैसे ही बहुत शानदार कर देंगे, शादी ब्याह पे मौत पे खर्चे होने वाले उनको वैसे ही हम लोग कम कर लेंगे। ये सारी चीजें वैसे ही कम कर लेंगे। हमारी आवश्यकताएं जो अननेसेसरी है, जिनकी जरूरत नहीं है, वो अननेसेसरी, उनको जब हम वैसे ही ठीक कर लेंगे तो पैसा कहाँ चाहिएगा। फिर जो इनकी तनख्वाह वनख्वाह है, उस तनख्वाह के अंदर ही काम चला लेंगे। फिर बच्ची की शादी 1 लाख में हो जाएगी, इलाज शानदार अस्पताल सरकारी, पढ़ाई करनी शानदार सरकारी स्कूल, शानदार सरकारी कॉलेज। जब सारी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेंगी तो ये जो बीमारी, जिसे आप, जिस लक्षण को आप बीमारी कह रहे हैं, वो लक्षण नहीं रहेगा, रिश्वत जिसे आप कहते हैं। इसलिए हमने अभिनव राजस्थान में कहा कि एक सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते आप, सारे सिस्टम को एक साथ चेंज करना पड़ेगा। आप हार्ट को छेड़ रहे हैं तो उसका असर किडनी पे पड़ता है, आप किडनी को छेड़ रहे हैं तो उसका असर आपके दूसरे लीवर पे, दूसरे अंगों में पड़ता है। ऐसे ही हमारा समाज है। समाज में आप शिक्षा नीति को, खेती की नीति को, उद्योग की नीति को, पुलिस की नीति को, संस्कृति को अलग देख सकते हैं, आपको सबको एक साथ देखना पड़ेगा। और अभिनव राजस्थान में हमने यही किया है, बड़े प्रेम से और कई सालों के अध्ययन के बाद में किया है। ये अचानक से आए हुए आइडियाज नहीं है, ये जैसे बातें की है तो अचानक आई, ये बातें 10 सालों के गंभीर अध्ययन के बाद में आई। हो सकता है हमारी कोई कमी रहे, इन बातों में, सोच में कोई कमी रहे, बुद्धिजीवी लोग हमको उन कमियों को सुधारने में मदद करें, लेकिन ये ना कहें कि ये नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं ये हो सकता है। हम लोग राजस्थान की जनता से निवेदन करेंगे कि वो आगे आए और एक शानदार राजस्थान बनाने में अभिनव राजस्थान पार्टी को मदद करें। टॉर्च का हमारा निशान है और आप टॉर्च के निशान को बहुत बड़ा प्रतीक समझकर वोट करिएगा। टॉर्च यानी उजाला, जब सब तरफ उजाला होगा तो नीयत खराब करने से पहले आदमी को सोचना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं आपका क्या भरोसा, हम कह रहे हैं हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम भी इंसान हैं, बिखर सकते हैं, पावर को देख के, पैसे को देख के बिखर सकते हैं, बिखरते आए। तो हम ये कह रहे हैं कि टॉर्च रखिए, चला के रखिए। हम भी कुछ गलत काम करें तो लाइट कर दिए, क्या कर रहे हो भाई, ऐसा करिए। ये एक ही तरीका है इस देश को बनाने का, इस प्रदेश को बनाने का। आप सबको खूब सारी शुभकामनाएं। आज लाइव करना वैसे ही कठिन हो रहा था, आज काफी अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन ईश्वर ने साथ दिया क्योंकि ये गंभीर विषय था और इस विषय पर आज विस्तार से बात करनी थी। मैं समझता हूं कि जो हमारे समाज के जागरूक लोग हैं, जो हमारे सभी कर्मचारी हैं, स्पेशली जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं, वो इसे पसंद करेंगे और उनको जो सुझाव लगते हैं वो सुझाव हमको देंगे। और भी कोई चीजें उनको लगता है कि वो कह नहीं पा रहे हैं किसी कारण से, तो अभिनव राजस्थान पार्टी उनका मंच है, ये कॉन्फिडेंशियली हमको बताएं, हम बड़े अच्छे भाव से, सकारात्मक भाव से उनमें परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा कि अभिनव राजस्थान पार्टी पहली पार्टी है भारत की जो नीतिगत मुद्दों पर बात कर रही है और विस्तार से बात कर रही है। ये चुनावी घोषणा पत्र या चुनावी भाषण नहीं है, ये हमारे परिवार को ठीक करने का तरीका है। इसलिए हमारी सारी योजनाएं एकदम स्पष्ट है। खेती पर भी मैं बात करूंगा, हमारे साथी खूब बातें कर रहे हैं, उद्योग पर बात करेंगे, महिला सुरक्षा पर बात करेंगे, शराबबंदी क्यों जरूरी है इस पर बात करेंगे। ऐसे हमारे सारे 40 पॉइंट्स हैं, उन पर बात करेंगे। तो पुलिस क्योंकि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अविश्वास भर गया, तो इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। मैं राजस्थान के सभी पुलिस कर्मियों को, उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं कि ईश्वर करे कि एक अच्छा जीवन उनके सामने हो और वो शानदार तरीके से एक साथ परिवार के रूप में रहें, जैसे इधर उधर रहते हैं वैसे ना रहें, और शानदार तरीके से सिर ऊंचा करके
रहें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं हम सब लोग मिलके असली जय हिंद कर दें।